हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर ऑनलाइन क्लास। जैसे कि हम देख रहे थे स्टूडेंट्स, हमारा 8th लेसन मेटलर्जी, जहाँ पर हमने प्रीवियस सेशंस में हमने देखी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, देन उनकी रिएक्टिविटीज़ के बारे में, उनके रिएक्शंस हमने वहाँ पर स्टडी करे। मेटल्स किस तरह से रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ में। देन आफ्टर हमने देखे कि मेटल्स के साथ में जो नॉन मेटल्स की रिएक्शन होती है वहाँ हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, उनका डिफरेंस, उनके फिजिकल और दोनों भी नॉन मेटल और मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने को डिफरेंस समझने में आया। अब हम बढ़ने वाले हैं आयोनिक कंपाउंड की ओर। आज का जो लेक्चर है हमारा वो डिपेंड रहेगा हमारा पूरा आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आफ्टर दैट कुछ सेंट्रल आइडिया हम लेंगे मेटलर्जी के बारे में। ओके, तो देखो सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड, आगे बढ़ने से पहले, हम आयोनिक कंपाउंड पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयंस क्या होते हैं। आयंस आर द पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। पिछले क्लासेस में भी मैंने आपको ये क्लियर किया था, आज फिर से मैं बता रहा हूँ। आयंस जनरली क्या होते हैं कि जो पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ये, जो कि किसी एटम में या फिर ग्रुप ऑफ एटम में प्रेजेंट होते हैं। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, दो प्रकार के हमको आयंस पढ़ना है, लाइक कटायन एंड अनायंस। कटायंस वो होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और अनायंस वो होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कटायन वो होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड अनायंस वो होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। मतलब कि दोनों भी आयंस अपोजिटली चार्ज है। कैसे है? अपोजिटली चार्ज। अब ये जो दोनों आयंस है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, इनके बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि जब कोई चार्ज रेस्ट में है, मतलब स्टेशनरी है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को या फिर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के तरफ अट्रैक्ट होगा, एक दूसरे के तरफ वो अट्रैक्ट होंगे और वहां पर वो फॉर्म करेंगे बॉन्ड। वो क्या फॉर्म करेंगे? वो आयंस, कटायन और अनायन क्या फॉर्म करेंगे? बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे, जिसे हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ में डोनेट कर देना या फिर उसके साथ में जाके बॉन्ड तैयार करना, उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पर आयंस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रिएट होगा आयोनिक बॉन्ड। फिर जो आयोनिक बॉन्ड्स है वही क्या फॉर्म करेंगे? आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक बॉन्ड्स ही मिलकर क्या फॉर्म करेंगे? आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग। तो अभी जो मेन डेफिनेशन है आपकी आयोनिक बॉन्ड की, वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखो, आयोनिक बॉन्ड किसे कहेंगे? इट इज अ केमिकल बॉन्ड। ये एक केमिकल बॉन्ड है फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, किससे तैयार होगा वो? फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। अब वन एटम टू अनदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब कि वहां पर किसका ट्रांसफर हो रहा है? आयंस का ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ रहा है? कटायन अनायन की ओर या फिर अनायन कटायन की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ। ओके, और वहां पर वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? आयोनिक बॉन्ड। वहां पर आयन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, वहां पर आयंस कंबाइन हो रहे हैं, इस वजह से हम उसे कह रहे हैं आयोनिक बॉन्ड, लाइक पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज। ओके, अब आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड आर फॉर्म फ्रॉम आयंस, नेमली कटायन एंड अनायन। आयोनिक कंपाउंड भी किससे फॉर्म होंगे? कटायन और अनायन के साथ में। देखो, द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम टू यूनिट्स। कंपाउंड्स जो कि दो यूनिट से फॉर्म होंगे, नेमली कटायन एंड अनायन, आर कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड। बॉन्ड मींस एक अलग सेपरेट वो बॉन्ड तैयार करता है, शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, ट्रांसफर करके। वो अगर कंप्लीट एक कंपाउंड बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? आयोनिक कंपाउंड। बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो नेगेटिवली चार्ज आयन के साथ में कंबाइन होके बनाएगा एक कंपाउंड, जिसको हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड। जैसे NaCl, ये NaCl में क्या होता है कि
अनायन। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन बनाकर एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। लाइक यहाँ पर Na और Cl दोनों भी क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, जो कि आयंस के फॉर्म से वो तैयार हुए हैं। समझ में आ रहा है। फिर हम बात करते हैं KCl की, तो उसमें भी सेम वैसा ही, पोटेशियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। उसके बाद में हम आते हैं मैग्नीशियम पे, तो मैग्नीशियम की भी बात वही हो रही है। मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों भी एक दूसरे के साथ में कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं, आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। हम अगर बात करते हैं NaOH बेस की, तो यहाँ पर भी OH के ऊपर में नेगेटिव चार्ज होता है, Na के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है, सो ये ऑल्सो फॉर्म करेंगे आयोनिक कंपाउंड। अब कुछ और डीप में हम और कुछ ज़्यादा जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आयोनिक कंपाउंड के बारे में। देखो, बिटवीन कटायन एंड अनायन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। मैंने आपको इसके पहले ही बोला, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड अनायन दे फॉर्म और दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एंड दे फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड। वो क्या तैयार करते हैं, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कटायन एंड अनायन इज फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। वही आयोनिक कंपाउंड तैयार करेगा और आयोनिक बॉन्ड भी वही तैयार करता है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज आया है, दूसरा नेगेटिव चार्ज आया है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, खींचे चले आएंगे, और जो कि एक बॉन्ड तैयार करेंगे जिसको हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। और यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड कौन बनाते हैं, कटायन और अनायंस। ओके, देन थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, आयोनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब ये आयोनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बोले। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है मतलब ना तो इसमें एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज रहता और ना ही एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज रहता। दोनों भी चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो रहते हैं इनमें, मतलब कि एक दूसरे को वो क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इस वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। ओके, क्या बोला जा रहा है, आयोनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बैलेंस ईच अदर। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो कि कटायन और अनायंस में प्रेजेंट होता है, वो एक दूसरे को बैलेंस करने का काम करते हैं, वो एक दूसरे को बैलेंस करने का काम करते हैं, इसीलिए वो क्या रहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसीलिए आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकली क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। कैसे रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी, ठीक है, बहुत आसान भी है, ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट अपने को पढ़ना है। तो आयोनिक कंपाउंड की क्या खासियत होती है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि उनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाया जाता है वो एक दूसरे को ही बैलेंस करता है, मतलब कोई भी वहां पर चार्ज एक्सेस में प्रेजेंट नहीं होने के कारण वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। ओके, अब उसके बाद में और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं अपन आयोनिक कंपाउंड के। देखो, आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, आयोनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर की, सो आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइन? क्रिस्टलाइन मींस कोई भी एटम्स एक डेफिनाइट और रेगुलर इंटरवल में उसकी अरेंजमेंट हो, एक डेफिनाइट शेप का वो एटम हो, उसके बाद में उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रॉपर रहता है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज है उसे हम कहेंगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मतलब कि आयोनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, मतलब उनका शेप, उनका साइज डेफिनाइट रहता है। उसके बाद में दे हैव द डेफिनाइट शेप एंड द स्मूथ, दे आर स्मूथ एंड शाइनी। वो कैसे है, उनका शेप डेफिनाइट है, वो काफी सॉफ्ट होते हैं और शाइनी भी होते हैं, चमक उनके ऊपर होती है, लश्चर हम इसको कहते हैं। ओके, उसके बाद में द अरेंजमेंट ऑफ आयंस इज रेगुलर। वहां पर जो अरेंजमेंट रहती है आयंस की, ऑफ कटायंस एंड अनायंस, वो रहती है रेगुलर, डिस्टर्ब अरेंजमेंट नहीं रहेगी। मतलब पहले पूरा का पूरा पॉजिटिव आयंस, फिर उसके बाद में थोड़े नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे नहीं, एक रेगुलर उसका पैटर्न फॉलो किया जाता है आयोनिक कंपाउंड्स में। इस वजह से वो उसको क्रिस्टलाइन इन नेचर बनाता है। कैसे बनाता है वो,
क्रिस्टलाइन इन नेचर। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड अब बाद में या फिर इसके पहले भी आपने पढ़े इन द प्रीवियस क्लास। उसके बाद में हम देखते हैं बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स द जनरल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैज पॉजिटिव आयन अरेंज अराउंड द नेगेटिव आयन अरेंज अराउंड द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव आयन अरेंज अराउंड द नेगेटिव आयन। ये क्या बोल रहा है पॉइंट, इसको बहुत सिंपल तरीके से ये समझना है कि जो आयोनिक कंपाउंड है उनका क्रिस्टलाइन नेचर होने के कारण, वो रेगुलर अरेंजमेंट उनकी होने के कारण जो पॉजिटिव आयन्स है उनके अराउंड में नेगेटिव आयन अरेंज रहते हैं, मतलब उनकी प्लेसिंग रहती है वहां पर, और जो नेगेटिव आयन्स है उनके अराउंड में प्रॉपरली पॉजिटिव आयन्स अरेंज किए जाते हैं, ताकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो उनके बीच में बना रहे, उन एटम्स के बीच में, उन आयन्स के बीच में। एटम में जो आयन्स प्रेजेंट होते हैं उन आयन्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपर बन के रहे। इस वजह से क्या होता है कि जो जनरल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा आयोनिक कंपाउंड का, वो हमें ऐसा देखने मिलेगा कि जो नेगेटिव आयन्स है वो अरेंज किए जाएंगे पॉजिटिव आयन्स के अराउंड में, आजू बाजू में, उसके सराउंडिंग में, और जो पॉजिटिव आयन्स है वो अरेंज रहेंगे नेगेटिव आयन के सराउंडिंग में। इज इट क्लियर अप टू दिस? ओके। देन टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, दो महत्वपूर्ण कौन से फैक्टर्स है टू फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड, किस पर डिपेंड करेंगे आयोनिक कंपाउंड? फर्स्ट वन इज साइज ऑफ द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। अब साइज ऑफ द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन मींस उनका एटॉमिक रेडियस वगैरह, जितना बड़ा आयन है उतने उसका इफेक्ट उस पे रहेगा, उस कंपाउंड पे रहेगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस वगैरह उसमें आ जाता है, साइज जो आपने पढ़े ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, साइज ऑफ द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन्स, पहला पॉइंट। और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द आयन्स, दूसरा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द आयन्स। अब मैग्नीट्यूड क्या डिफाइन कर रहा है यहाँ पर? मैग्नीट्यूड बता रहा है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज बीइंग प्रेजेंट देयर इन आयन। एक आयन में कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट है, अगर वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वो बताएगा कि जो आयोनिक कंपाउंड तुम्हारा फॉर्म हो रहा है, जो आपका आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक क्रिस्टल जो फॉर्म हो रहा है, आयोनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं हम, आयोनिक क्रिस्टल जो फॉर्म होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ द पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द आयन्स। मैग्नीट्यूड मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज बीइंग प्रेजेंट देयर, उन आयन्स में कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमको पूरा आयोनिक कंपाउंड के बारे में। अब आयोनिक कंपाउंड्स की हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज, हमें पढ़ना है आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। बट स्टिल रिमेंबर कि आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ने के पहले हमको पेज नंबर 98 पे एक एक्टिविटी दी हुई है, पहले हम उस एक्टिविटी को समझते हैं, उसका कंक्लूजन हम लेके लेते हैं, उसके बाद में हम वन बाय वन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। देखो, आपको एक्टिविटी के लिए जो नेसेसरी थिंग है वो लग रहा है आपको मेटल स्पैचुला, ये वर्ड अब आपके लिए पुराना हो चुका है, आपने बार बार उसको सुने। बर्नर, कार्बन इलेक्ट्रोड लग रहा है, इलेक्ट्रोड जिसपे एक साइड पे कैथोड और दूसरे साइड पे एनोड रहेगा, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, कैथोड रहता है नेगेटिवली और एनोड रहता है पॉजिटिवली, ठीक है। फिर बीकर, फिर लगेगा हमको सेल, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है वहां पर। लैम्प ग्लो करने के लिए, प्रेस की एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स, ऐसा हमको अरेंजमेंट करने के लिए लगेगा। आफ्टर दैट जो उसकी अरेंजमेंट है, मतलब जो डायग्राम की जो अरेंजमेंट है वो आपको आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 99 पर दी हुई है, ठीक है। अब देखो प्रोसीजर क्या बोलता है, केमिकल्स आपने देख लेना है वहां पर, लाइक हमको लेना है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम क्लोराइड। पोटेशियम आयोडाइड लेना है हमें, सोडियम क्लोराइड लेना है और बेरियम क्लोराइड लेना है। प्रोसीजर क्या बोल रहा है, हमको वो जो सैंपल लिए हमने तीनों भी सॉल्ट के, उसको स्पैचुला में रखना है और उसको बर्नर में पहले हीट करना है, बर्नर के बीच में उसको क्या करना है, हीट करना है, मतलब उसको बर्न करना है उसको, ठीक है। रिपीट द प्रोसीजर यूजिंग द अदर सॉल्ट, और ऐसा ही पूरी प्रोसीजर किसके साथ में रिपीट करना है,
बाकी पूरे सॉल्ट के साथ में। लाइक अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पहले ले लें सोडियम क्लोराइड, तो उसको बर्न करना है इन द प्रेजेंस ऑफ बर्नर। उसके बाद में हम बर्न करेंगे पोटेशियम आयोडाइड को एंड देन आफ्टर बेरियम क्लोराइड को, ठीक है। देन सेकंड एज शोन इन द फिगर, जैसे कि आपको आपके पेज नंबर 99 पे फिगर में दिखाया हुआ है, असेंबल एन इलेक्ट्रोलाइट सेल। अब इलेक्ट्रोलाइट सेल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, ठीक है। बताता हूँ कैसे कंडक्ट होगी। तो फिर देखो, असेंबल एन इलेक्ट्रोलाइट सेल बाय यूजिंग अ बीकर एंड कनेक्टिंग द कार्बन इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल रहेगा किसका? सेल का, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को हमें किसको कनेक्ट कर देना है? कार्बन के इलेक्ट्रोड को। किसको कनेक्ट कर देना है? कार्बन के इलेक्ट्रोड को, जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, ओके। फिर उसके बाद में डिप द इलेक्ट्रोड इन द सॉल्यूशन ऑफ एनी वन ऑफ द सॉल्ट। हमने यहाँ पर 3 सॉल्यूशन लिए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम क्लोराइड। ऐसे हम 3 सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो उसमें से 3 सॉल्यूशन में से हमें कोई भी एक सॉल्यूशन में उन कार्बन के इलेक्ट्रोड को जो कि एक सेल से कनेक्टेड है, उसमें उसको डिप कर देना है। क्या कर देना है? डिप कर देना है, मतलब उसके अंदर में रख देना है, ठीक है। डिप द इलेक्ट्रोड इन द सॉल्यूशन ऑफ एनी वन ऑफ द सॉल्ट। डू यू सी द लैम्प ग्लोइंग? पहला क्वेश्चन, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे थ्रू द इलेक्ट्रोड, तो क्या आपको ऐसा दिखा कि जो लैम्प है वो ग्लो हुआ है? चेक वेदर ऑल दिस अदर सॉल्ट पे, तो वो आपको अलग अलग सॉल्ट के साथ में भी करना है। तो अभी यहाँ पर हम करते नहीं बैठेंगे, लेकिन जब ऐसी प्रोसेस की गई तो वहाँ पर हमें ये देखने मिला कि जो तीनों सॉल्ट के सॉल्यूशन है, लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम क्लोराइड, ये तीनों भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। इट मीन्स कि वहाँ पर लैम्प ग्लो होता है। समझ में आ रहा है? तो वही मैंने कंक्लूजन लिख कर दिया हो। सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम क्लोराइड गिव्स द आयंस इन देयर सॉल्यूशन। जब उनमें से हम इलेक्ट्रोलाइट पास करेंगे, इलेक्ट्रिक सेल पास करेंगे, वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से पास होगा, तो वो आयंस क्या करेंगे? अपने रिलीज कर देंगे सॉल्यूशन में। और आयंस रिलीज कर रहे मतलब वहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मीन्स वहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। देयर सॉल्यूशन बिकम कंडक्टिव। उनके सॉल्यूशन क्या बन जाएंगे? फिर कंडक्टिव बन जाएंगे, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, लैम्प ग्लोज। लैम्प क्या हो जाएगा? ग्लो करना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा? तो ये थी आपकी एक्टिविटी। आपने अभी बेटा सभी ने इतने पार्ट का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद में हम पढ़ते एक एक करके जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो अब देखते हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। शुरुआत करते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। आयोनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड दे आर हाई। आयोनिक कंपाउंड के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कि जो आयंस है वो इजीली ब्रेक नहीं हो पाते। जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस लाइक कटायन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन लाइक अनायन, तो ये जो दो चार्जेस है ये क्या होता है कि इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो काफी स्ट्रांग होता है, वो अनब्रेकेबल रहता कभी कभार। तो इस वजह से अनब्रेकेबल इन द सेंस कि ब्रेक कर सकते बाय अप्लाइंग प्रेशर, बट जनरली वो होता नहीं इजीली। इस वजह से आयोनिक कंपाउंड कैसे रहते हैं? हार्ड रहते एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड, ठीक है। और सॉलिड स्टेट में वो ज्यादा हार्ड होते हैं। सॉलिड स्टेट में वो ज्यादा हार्ड होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ कि आयोनिक कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो वो इजीली अपने आयंस क्या कर लेते हैं? डिसोसिएट कर लेते हैं, ठीक है। फिर दे आर ब्रिटल एंड कैन बी ब्रोकन इनटू द पीसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर। वही मैंने बताया कि उनमें जो है डक्टिलिटी और मैलिबिलिटी जैसी कोई प्रोसेस ज़्यादा, मतलब जो डक्टिलिटी और मैलिबिलिटी जैसे जो ये है हम जिसको कहेंगे प्रॉपर्टीज, वो नहीं है, ये ब्रिटल रहते हैं एंड दे कैन बी ब्रोकन इनटू द पीसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर। जब हम उन पे प्रेशर अगर अप्लाई कर दिए, मैक्सिमम प्रेशर अगर अपने दे दिए
तो वो पीसेस में मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में भी क्या हो सकते हैं, ब्रेक डाउन हो सकते हैं। देन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब ये अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स जो एटम्स होते हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो आयंस होते हैं, अब यहाँ पर हम आयंस की बात कर रहे हैं तो आयंस के बारे में मैं समझाऊंगा, ठीक है। आयंस के दो नेबरिंग आयन के बीच में मीन्स एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है और दूसरा उसके बाजू में नेगेटिवली चार्ज आयन है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स प्रेशर, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, दो डिफरेंट आयंस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया? फिर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रह सकता है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन भी रह सकता है, दो नेबरिंग एटम के बाजू में बीच में। नेबरिंग एटम मीन्स एक दूसरे के पड़ोसी, समझ में आ रहा है? तो जो नेबरिंग एटम्स है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन इज हाई। उन नेबरिंग आयंस में मतलब कि आयोनिक कंपाउंड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा होता है एंड लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट। और उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करने के लिए, ओवरकम का मीनिंग उसको और कम करने के लिए लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, उसको ब्रेक करने के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है आयोनिक कंपाउंड का वो क्या रहता है, काफी हाई रहता है। रीजन तो आपके सामने ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका स्ट्रॉन्ग है, तो उसको ब्रेक करने में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनका ज्यादा रहेगा ही रहेगा। देन आयोनिक कंपाउंड आर वाटर सोल्यूबल, वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब वो सॉलिड है तो काफी हार्ड है, बट जब वो वाटर सोल्यूबल हो गए, वाटर में अगर वो सोल्यूबल हो गए तो फिर वो अपने आयंस रिलीज कर देंगे, वो डिसोसिएट मतलब वो अपने आयंस को रिलीज कर देंगे, डिसोसिएट कर देंगे और वो लेस हार्ड बन जाएंगे, मतलब कि कम हार्ड बन जाएंगे वो, और उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में शिफ्ट हो जाता है फिर जब वो वाटर में सॉल्यूबल बन जाते हैं। ओके, आयोनिक कंपाउंड आर इनसॉल्यूबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। जो आयोनिक कंपाउंड है वो वाटर में तो सॉल्यूबल है, वो हमने बोले भी, लेकिन वो इनसॉल्यूबल है किसमें, केरोसिन एंड पेट्रोल में। केरोसिन और पेट्रोल जो है उसमें आयोनिक कंपाउंड जो है वो इनसॉल्यूबल रहते। क्यों इनसॉल्यूबल रहते? बिकॉज न्यू अट्रैक्टिव फोर्स कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि उनके बीच में मतलब आयोनिक कंपाउंड और जो केरोसिन और पेट्रोल जो भी है उनके बीच में जो नया अट्रैक्टिव फोर्स तैयार होना चाहिए वो तैयार नहीं होता। वही अगर हम बात करेंगे वाटर की तो उनके बीच में फिर वाटर मॉलिक्यूल और आयोनिक कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स है, जो आयंस है, उनके बीच में और एक नया अट्रैक्टिव फोर्स तैयार हो जाता है, इस वजह से वो वहाँ पर सॉल्यूबल हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पेट्रोल और केरोसिन के केस में ऐसा नहीं होता, इसीलिए जनरली सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। ओके, देन द आयोनिक कंपाउंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे इन अ सॉलिड स्टेट। आयोनिक कंपाउंड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे अगर उनकी स्टेट सॉलिड है। तो अगर वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना है तो उसको करना पड़ेगा मोल्ट, मतलब कि मेल्टिंग, ताकि वो फ्यूज हो जाए। समझ में आ रहा है? जो कि वो वाटर के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। सो द मोल्टन स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब मोल्टन स्टेट में रहेंगे, द मोल्टन स्टेट में लिख दिया यहाँ पर, इसको लिखेंगे हम इन मोल्टन स्टेट। हाँ, इन मोल्टन स्टेट में जो फ्यूज स्टेट है जिसमें हमने डिसोसिएट कर दिए उसके आयंस को, अलग अलग कर दिए, तो जो मोल्टन स्टेट है वहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कैसे कंडक्ट करते हैं? देखो, जब उसको हम फ्यूज कर देते हैं, आयोनिक कंपाउंड को हम क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रख दे रहे पूरे। फ्यूज का मीनिंग कि इलेक्ट्रोलाइट के इसमें उसका डिसोसिएशन करना। डिसोसिएशन करना मीन्स वाटर के प्रेजेंट में आयंस का सेपरेशन करना। ओके, तो जब हम उसके आयंस को सेपरेट करते हैं मोल्टन स्टेट में, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि जो आयंस वहां पर प्रेजेंट फिर वो रिलीज होते हैं, तो वह आयंस क्या करते हैं, वहां पर फ्री टू मूव रहते हैं।
मोबाइल ये वर्ड दिया हुआ है, उसका मीनिंग ऐसा है कि फ्री टू मूव, जो इजीली मूव कर सके। ओके, तो वो फ्री टू मूव हो जाते पूरे के पूरे आयंस, और इस वजह से वहां पर क्या कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन स्टेट में क्या कंडक्ट करते हैं आयोनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आफ्टर दैट 9 पॉइंट क्या बोल रहा है जनरल प्रॉपर्टीज का, ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन फ्यूज्ड एंड डिसॉल्व्ड स्टेट द आयोनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट क्यों कहा जाता है आयोनिक कंपाउंड को, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन फ्यूज स्टेट। मतलब जब वो फ्यूज स्टेट में रहता है आयोनिक कंपाउंड तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, और उसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से डिसॉल्व स्टेट में जो आयोनिक कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इज इट क्लियर अप टू दिस? यहाँ पर आपका पूरा का पूरा आयोनिक कंपाउंड फिनिश हो गया। देखो आपको लर्न करके रख देना है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपने अगर देखे तो आपको पूरा याद रहने होना, ठीक है। तो ये हो गए अपनी पूरी जनरल प्रॉपर्टीज। उसके पहले हमने पढ़े पूरा का पूरा उसका कैसे तैयार होता है, वो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट में उसको डिवाइड करो प्रॉपर्टीज को, ठीक है। और अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा मेन टॉपिक इन द सेंस कि ये जो लेसन जिस पर बेस्ड ऑन है मेटलर्जी। समझ में आ रहा है? चलो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो पहले। नाउ हम अब ये देखेंगे मेटलर्जी क्या होती है। देखो आपने अभी तक के पूरा जो पार्ट पढ़े उसमें आपने देखा कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, आयोनिक कंपाउंड कैसे तैयार हो रहे हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, उनके कंपाउंड के बारे में आपने देखा, उनके नाम आपको पता चले। अब हम देख रहे हैं कि मेटलर्जी और उसका रिलेशन क्या है मेटल्स के साथ में, एक्सट्रैक्शन कैसे होता है मेटल्स का, ये सारी चीज़ों के ऊपर में अभी हमें स्टडी करना है। आपको पहले ही बता रहा, इंपॉर्टेंट थिंग है ये, आपको डेफिनेशन कभी भी याद रहने होना। आफ्टर दैट आपको उसके पॉइंट, प्रोसेस, उसकी कैसे वो स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, उसमें वेरियस मेथड्स, सारा कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब कि इजी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देके कंप्लीटली, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ में। क्या बोल रहा है डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, द ब्रांच ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है तो एक्सट्रैक्शन इस वर्ड का मीनिंग भी आपको क्लियर रहने होगा। एक्सट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, सेपरेट आउट करना, किसी को निकालना। मतलब अगर कोई मिक्स्ड है, इम्प्योरिटीज वगैरह है, या फिर कोई चीज कहीं पर मिक्स्ड है तो उसको सेपरेट आउट करना, उसको एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे किसे, मेटल्स को। किसे एक्सट्रैक्ट करना है हमें, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। सो फ्रॉम ओर्स, किसमें से, ओर्स में से। मतलब ऐसी प्रोसेस, मेटलर्जी किसे कहेंगे, ऐसी प्रोसेस जहां पर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसमें से, ओर्स में से। मतलब ओर में से मेटल को बाहर निकालते हैं इन द प्यूरिफिकेशन, बाय अप्लाइंग द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। मतलब कि प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस अप्लाई करके उसको प्योर फॉर्म में भी लाते हैं, उसे कहा जाता है मेटलर्जी। उस टेक्निक को, उस ब्रांच को कहा जाता है मेटलर्जी। क्या बोल रहा हूं मैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स एंड देयर प्यूरिफिकेशन। मतलब कि समझ लीजिए अभी आपने क्या किए कि ओर है, अब ओर क्या होता है वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, है ना। ऐसे मिनरल्स जिसमें इम्प्यूरिटीज ऐड होती है मेटल के साथ साथ कंपाउंड में उसके, उसको कहा जाता है ओर्स। लेकिन अभी देखो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले मेटलर्जी की डेफिनेशन क्लियर करने की। मेटलर्जी इज अ प्रोसेस by which extraction of metals could occur from ores and they are formed in the pure form, they are extracted in the pure form by the process of purification। मतलब जब हम ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके
प्यूरिफिकेशन के मेथड के साथ उसे प्योर फॉर्म में लाएंगे, उस मेटल को प्यूरिफिकेशन मेथड के साथ उस मेटल को जब हम प्योर फॉर्म में लाएंगे तो उस कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी। उस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? मेटलर्जी। समझ में आ रहा है? मेटलर्जी का मीनिंग अभी क्लियर हो रहा है सभी को? देखो मैं और एक बार और एक सिंपल वे में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, मतलब कि ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना, और बाहर भी निकलेगा तो कभी कभी क्या होता है कि उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रहती है, लेकिन कंप्लीटली उस मेटल को प्योर फॉर्म में बाहर निकालना बाय द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन और एक्सट्रैक्शन, उसे कहा जाएगा मेटलर्जी। समझ में आ रहा है अभी? तो सिंपल में अगर हमको डिफिनेशन लिखना तो क्या लिखेंगे? इट इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग उससे जुड़ी हुई है वो, रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मतलब कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को बताएंगी फ्रॉम द कोर्स एंड देयर प्यूरिफिकेशन फॉर यूज। हम मेटल्स को यूज करने के लिए उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसे कहा जाता है मेटलर्जी। उसे क्या कहा जाएगा? मेटलर्जी। ओके, चलो ये थोड़ा सा अब एक प्रॉब्लम हो रहा है आई थिंक लाइट का, तो बस 2 सेकंड के लिए रुक जाओ। चलो ठीक है, अभी आपको क्लियर भी दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है ना? हाँ, तो द ब्रांच ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कोर्स एंड देयर प्यूरिफिकेशन फॉर द यूज इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। उसे क्या कहेंगे हम? मेटलर्जी कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक के मैं समझता हूँ कि सभी को समझ गया। उसके बाद में अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। हमको बोला गया है कि जो मेटल्स है वो कैसे ऑकर्ड होते हैं। ओके, तो जो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स है, जो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स है, जो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स है उसमें क्या बोला गया है कि मेटल्स आर, ये स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, आई थिंक ये गलत हो गई है अपनी स्पेलिंग। हाँ, मेटल्स आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। जनरली देखो हम क्या करते हैं कि जो मेटल्स वगैरह है, जो अर्थ के कोर से हम जो निकालते हैं मेटल्स, वो फ्री स्टेट में नहीं रहते। अब फ्री स्टेट में नहीं रहने का मीनिंग एग्जैक्ट वही मेटल जो हमें नीडेड है वो हमें प्रॉपरली मिलता है क्या? नहीं मिलता। उसमें कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटी मिक्स रहती है, उसमें कुछ ना कुछ क्या मिक्स रहती है? इम्प्यूरिटीज। इसीलिए आपका पहला पॉइंट वही बोला गया है कि मेटल्स आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। मेटल्स कभी भी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं क्या? नहीं, दे फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। अगेन कंबाइंड स्टेट क्या होती है? सबसे पहले तो कंबाइंड स्टेट मीन्स क्या होता है कि मेटल के साथ साथ उसके ऑक्साइड रह सकते हैं, या फिर उसके कार्बोनेट रह सकते हैं, या और भी कुछ जो अलग अलग इम्प्यूरिटीज है वो उस मेटल के साथ में रह सकती है जुड़ के, तो उसे कहा जाता है कंबाइंड स्टेट। उसे क्या कहा जाता है? कंबाइंड स्टेट। ओके, सो देखो, दे फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सॉल्ट। जैसे कि मेटल के साल्ट, हमने इसके पहले जितनी भी रिएक्शन पढ़ी वो सब अभी आपको रिवाइज करना पड़ेगा। कैसे कैसे मेटल से साल्ट तैयार हो रहा था, कैसे कैसे कार्बोनेट बन रहे थे, कैसे कैसे वो ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहा था, बराबर है? तो ये सारी चीजें इसीलिए हमने स्टार्टिंग में पहले वो पढ़ी, ठीक है ना? हाँ, सो दे फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज देयर सॉल्ट सच एज ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, H2S वगैरह जो भी हमने पढ़े थे उसमें, फिर एंड नाइट्रेट। ऐसे जो कंबाइंड स्टेट है, मतलब मेटल इनके साथ में क्या रहता? कंबाइंड रहता। जो मेटल है वो लाइक ऑक्साइड, लाइक कार्बोनेट, लाइक सल्फाइड या फिर नाइट्रेट, इनके साथ में मेटल क्या रहता? कंबाइंड स्टेट में रहता। समझ में आ रहा है? इसीलिए तो हमने जब रिएक्शन पढ़े तो वहां पर उनका कॉम्बिनेशन होने पे वैसे प्रोडक्ट बन रहे थे हमारे, है ना? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था, FeSO4 बन रहा था। हाँ, फिर अनरिएक्टिव मेटल्स। अब अनरिएक्टिव मेटल्स आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े, उसमें जो अनरिएक्टिव मेटल्स है लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये रिएक्टिव मेटल्स नहीं है।
अनरिएक्टिव मेटल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द एयर, वाटर एंड अदर नेचुरल फैक्टर्स। जो अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हम बात करेंगे गोल्ड की, हम बात करेंगे सिल्वर की, हम लेते हैं प्लैटिनम जैसे मेटल्स। ये क्या होते हैं कि इजीली जो एयर है, वाटर है या फिर अदर कोई भी नेचुरल फैक्टर है, उनका उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, और इसीलिए वो हमें जनरली फ्री स्टेट में, कभी कभार फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, लेकिन उसको भी फिर प्रॉपरली प्योर करना पड़ता है बाय द हीटिंग प्रोसेस वगैरह। ओके, सो अनरिएक्टिव मेटल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द एयर, वाटर एंड अदर नेचुरल फैक्टर, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर एंड platinum. The compound of metal that occur in nature along with the impurities are called as minerals. ये important definition है। अभी तक के हमने बस ये पढ़े कि मेटल्स कैसे ऑकर्ड होते हैं, मतलब क्या उनका ऑकरेंस होता है, कैसे उनकी एक घटना आप जिसको कहते हैं, कैसे वो तैयार होंगे या कैसे वो माइनिंग होने के बाद में, वो एक्सट्रैक्ट होने के बाद में उसको मतलब हम निकाल रहे हैं तो कौन से स्टेट में हमें मिलेंगे। लाइक वाइज अभी हम पढ़ेंगे मिनरल्स, जिसमें एक्चुअली में मेटल प्रेजेंट होता है। देखो, द कंपाउंड ऑफ मेटल दैट ऑकर इन अ नेचर अलॉन्ग विद द इम्प्यूरिटीज आर कॉल्ड एज मिनरल्स। आपको मैंने पहले भी बताया कि मेटल जो है वो एकदम प्योर फॉर्म में हमें मिलेगा क्या, जब हम उसको अर्थ में से माइन करेंगे तो उसको निकालेंगे तो नहीं, तो वो क्या रहेगा, वो जो मेटल के कंपाउंड रहेंगे वो इम्प्यूरिटीज के साथ में मिलेंगे। हमें हमको वो जो मेटल के कंपाउंड है वो नेचर में किसके साथ में मिलेंगे, कुछ इम्प्यूरिटीज के साथ में। उस इम्प्यूरिटीज के साथ में मिलने वाले मेटल्स को हम क्या कहते हैं, मिनरल्स। उसे क्या कहेंगे, मिनरल्स। आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लाइक फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड, आपने 8th स्टैंडर्ड से आप मिनरल्स क्या होते हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ते आए हो, और यहाँ पर भी हम उसको रिवाइज कर रहे हैं उस एक डेफिनेशन को, कि जो कंपाउंड होते हैं मेटल के वो जनरली ऑकर होते हैं नेचर में इन विद द फॉर्म ऑफ इम्प्यूरिटीज। किसके साथ में, इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज मीन्स जो मेटल में क्या होता है, प्यूरिफाई नहीं होता है वो मेटल, उसमें प्यूरिफाई स्टेट में नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंस ऐड रहता है उसमें, लाइक सॉल्ट हो गया या फिर कोई सॉइल हो गया या फिर कोई और इम्प्यूरिटी रहेगी, उसे कहा जाता है मिनरल्स। उस कंप्लीट कंपाउंड को, सिर्फ इम्प्यूरिटीज को नहीं, उस कंप्लीट कंपाउंड को जिसमें मेटल और मिनरल्स, मेटल और इम्प्यूरिटीज दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसे कहा जाता है मिनरल्स। ओके, देन द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली। अब क्या बोल रहा है ये देखो, द मिनरल्स फ्रॉम विच, ऐसे मिनरल्स जिनमें से द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली, जिनमें से हम मेटल्स इकोनॉमिकली और प्रॉफिटेबली सेपरेट कर सकते हैं। अब ये इकोनॉमिकली और प्रॉफिटेबली ये वर्ड यहाँ पर क्यों यूज किए गए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर मेटल ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होना, हाँ, तो उसके लिए हमें क्या लगेगा कि ऐसे मिनरल जहाँ पर हमें जो मेटल्स का जो हम सेपरेशन करेंगे तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा अमाउंट में हो, मतलब कि वो हमें इकोनॉमिकली कम लगे और प्रॉफिट ज़्यादा हो उसमें, इसीलिए वहाँ पर वो दो वर्ड यूज किए गए, इम्प्यूरिटीज, सेपरेटेड इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली, आर कॉल्ड एज ओर्स। उनको क्या कहा जाता है, ओर्स। ठीक है, मतलब कि मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली कॉल्ड एज अ ओर। अब कुछ ओर्स हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं रॉक सॉल्ट, हम बात करेंगे और जिसका नाम है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट में हमें मिलेगा सोडियम मेटल। क्या मिलेगा हमें, सोडियम मेटल। और सोडियम मेटल का जो कंपाउंड रहेगा वो रहेगा सोडियम क्लोराइड, जिसमें इंप्यूरिटी प्रेजेंट है क्लोरीन की। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। आफ्टर दैट हम बात करते हैं बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट एक ओर है, एल्यूमिनियम का क्या है वो ओर है, जहां से हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम को। किसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम जो है मेटल, उसको प्योर फॉर्म में लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या, एल्यूमिनियम जो मेटल है वो हम बॉक्साइट में से क्या करेंगे, प्योर फॉर्म में लाएंगे, और उसका जो कंपाउंड फॉर्म होगा वहां पर, वो कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट रहता है उसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो अपन ने ये पॉइंट बोले थे ना कि
metals are combined state, metals found in a combined state as their salt such as oxide, carbonate। तो ये देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड के फॉर्म में, एल्यूमिनियम अपने ऑक्साइड के फॉर्म में कंबाइंड स्टेट में मिलता है हमें, ठीक है। तो ये उसका पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन इज मिनरल एंड सेकंड वन इज ओर। क्या बोल रहा हूँ मैं, दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन इज मिनरल एंड सेकंड वन इज ओर। अब ओर क्या होता है समझ में आ गया, मिनरल क्या होता है वो भी समझ में आ गया। ऑल ओर्स आर मिनरल्स। एक चीज ध्यान में रखना, सभी ओर्स क्या हो सकते हैं, मिनरल हो सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल ओर होंगे वो जरूरी है क्या, नहीं। सभी ओर्स मिनरल होंगे ये जरूरी, सॉरी सभी मिनरल ओर होंगे ये जरूरी नहीं है। मतलब मैं बोल रहा हूं ऑल ओर्स आर मिनरल्स but not all minerals are ore। ठीक है, सभी ओर्स मिनरल हो सकते हैं लेकिन सभी मिनरल्स ओर नहीं हो सकते। आर नॉट ओर्स, ठीक है। तो देखो यहां तक कि हमने पढ़े पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, और भी हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या पढ़े हमने पढ़े मेटलर्जी क्या होती है, हमने पढ़े मिनरल्स क्या हो रहा है, आपको समझ में आया होगा कि ओर्स क्या होते हैं, उसके कुछ टाइप्स भी मैंने समझाया। अभी जो इम्प्यूरिटीज उस ओर में प्रेजेंट रहती है जिसको हम सेपरेट आउट करते हैं, उस इम्प्यूरिटीज को हम कहेंगे गैंग। क्या कहेंगे, गैंग। लाइक देखो यहाँ ओर्स कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज। जो ओर होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के इम्प्यूरिटीज अपने आप में कंसिस्ट करते हैं, सच एज लाइक अगर हम बात करेंगे सॉइल, सैंड, रॉकी सब्सटेंसेस, मतलब स्टोन वगैरह भी हो गया रॉक टाइप में, है ना, ये सब उसमें इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है अलॉन्ग विद द मेटल कंपाउंड। किसके साथ में, मेटल कंपाउंड के साथ साथ वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, सच इम्प्यूरिटीज लाइक सॉइल, सैंड एंड रॉकी सब्सटेंसेस। इन्हें कहा जाता है गैंग। इन इम्प्यूरिटीज को क्या कहा जाता है, गैंग। क्या पढ़ेंगे उसको, गैंग। ओके, उन इम्प्यूरिटीज को पढ़ेंगे, गैंग पढ़ेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद में अभी हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी की। अभी हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी की, मतलब कि अभी मेटलर्जी अगर हमें पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। उससे पहले ये जो गैंग हमने पढ़े, तो हमारा काम क्या रहेगा मेटलर्जी करते वक्त, कि इस इम्प्यूरिटीज को जो कि गैंग के फॉर्म में प्रेजेंट है वहां पर, उन इम्प्यूरिटीज को दूर करना और मेटल को प्योर फॉर्म में लाना, उसी प्रोसेस को हम कहेंगे मेटलर्जी। उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेटलर्जी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कि गैंग जो ओर्स में प्रेजेंट होता है इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में, या फिर मेटल कंपाउंड में जो प्रेजेंट होता है इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में गैंग, उसको सेपरेट कर देना बाय द वेरियस मेथड। अलग अलग मेथड है, बाय द वेरियस मेथड उन इम्प्यूरिटीज को सेपरेट करना और उस मेटल को प्योर फॉर्म में लाना बाय द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, उसे कहा जाता है मेटलर्जी। उस कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाएगा मेटलर्जी। अभी और एक बार मैंने मेटलर्जी की डेफिनेशन क्लियर कर दिया। मतलब देखो आपको क्लियर करना है कि मेटलर्जी मीन्स व्हाट, उसके बाद में मिनरल्स, ओर्स, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। गैंग क्या होता है वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में अभी देन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। तो कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स है जो हम यूज करेंगे व्हाइल डूइंग द प्रोसेस फॉर मेटलर्जी। देखो सबसे पहली चीज है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब किसे कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, देखो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द गैंग फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। मतलब ऐसी प्रोसेस जहां पर हम सेपरेट करते हैं गैंग को ओर से। अब गैंग में से ओर, गैंग को ओर में से सेपरेट करना मीन्स किसको सेपरेट करेंगे हम, मैं बोल रहा हूं ऐसी प्रोसेस जहां पर गैंग को ओर्स में से सेपरेट करते हैं हम,
और ओवर में क्या प्रेजेंट है, मेटल। तो वो मेटल को सेपरेट करने के लिए और गैप को सेपरेट करने के लिए एक ऐसी प्रोसेस हम कैरी आउट करते हैं वहां पर, उस प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवर। गैप को सेपरेट कर रहे हैं, किन को सेपरेट कर रहा है, इम्प्यूरिटीज लाइक सॉइल, सैंड, रॉकी सब्सटेंसेस, ऐसे कुछ सब्सटेंसेस जो कि इम्प्यूरिटीज तैयार कर रहे हैं वहां पर, उन इम्प्यूरिटीज को हम अलग कर रहे हैं, उन इम्प्यूरिटीज को सेपरेट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवर। उसे क्या कहा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवर। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवर बढ़ेगा, मतलब कि वहां पर अमाउंट ऑफ प्योर मेटल भी बढ़ेगा, क्योंकि जो इम्प्यूरिटीज है वो वहां से अलग अलग होते जाएंगी, सेपरेट सेपरेट होते जाएंगी। तो वहां पर सिर्फ क्या बचेगा फिर उस ओवर में, अब सिर्फ मेटल। क्या बचेगा, मेटल बचेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी जो क्वांटिटी है वो वहां पर बढ़ जाएगी उस ओवर की। समझ में आ रहा है, ओवर की क्वांटिटी बढ़ रही, इट मींस किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मेटल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वहां पर। किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मेटल का। क्योंकि जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवर की प्रोसेस करते हैं तो सीधा सीधा हम किसको सेपरेट कर डालते हैं, वहां पर प्रेजेंट रहने वाले इम्प्यूरिटीज को। किसको सेपरेट कर डालते हैं हम, सीधा सीधा उस ओवर में पाए जाने वाले इम्प्यूरिटीज को, जिसको हमने नाम दिए अभी गैस। ओके चलो, उसके बाद में देखो क्या बोला गया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ डिजायर्ड मेटल इज इंक्रीज। वही मैंने बताया आपको कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवर करते हैं तो अपने आप हम उस कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे जिस कंपाउंड का हमें मेटल चाहिए। बराबर है। अगर हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड की, तो हमें यहाँ से सोडियम या मेटल होना, तो उसमें से अगर रॉक सॉल्ट में से अगर हमने जो रॉकी पार्टिकल्स है वो अगर हमने वहाँ से हटा दिए, वो इम्प्यूरिटीज को हटा दिए, तो वो कंपाउंड में अभी जो डिजायर्ड मेटल है वही बचेगा, उसका ही कॉन्सेंट्रेशन बचेगा, मतलब वो अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर दैट इट डिपेंड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल प्रेजेंट इन द ओवर। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह निकालने की जो बात हम करते हैं, ये सब किस पर डिपेंड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल प्रेजेंट इन द ओवर। मतलब उस ओवर में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की प्रेजेंट है, लाइक उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, देन आफ्टर उसकी डेंसिटी, ये सारी चीजें इन पर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद में ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ऑल्सो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवर है, ये मतलब फैक्टर्स अपन पढ़ रहे हैं कि ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि फैक्टर्स ये जो है जो हम पढ़ रहे हैं, लाइक रिएक्टिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनका अवेलेबिलिटी ऑफ द वेरियस मेथड्स फॉर प्यूरिफिकेशन, हमारे पास में है क्या नहीं वैसे इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीजें भी डिपेंड करेंगी ना। अगर आपके पास में कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है उसको प्यूरिफाई करने के लिए, तो आप कितना भी अच्छे से एक्सट्रैक्ट करो, प्यूरिफाई हो ही नहीं पाएगा वो मेटल। सही है ना। इसीलिए देखो, ऑल्सो डिपेंड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर प्यूरिफिकेशन। और किस पर डिपेंड करेगा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, कितना ज्यादा वो रिएक्टिव है मेटल, साथ ही साथ में फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर प्यूरिफिकेशन। और जो फैसिलिटीज अवेलेबल है प्यूरिफिकेशन के लिए, उस मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए, उसके एकदम जीरो इम्प्यूरिटी वाले फॉर्म में लाने के लिए, उसको कहा जाता है प्यूरिफिकेशन, फैसिलिटीज फॉर द प्यूरिफिकेशन। ओके। और उस मेटल पे या उस कंपाउंड पे क्या और इफेक्ट कर सकता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी इफेक्ट कर सकता है। क्या इफेक्ट कर सकता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी कंसीडर करना होता है। मतलब अगर रिएक्टिविटी अगर कोई मेटल की ज़्यादा है तो उसको प्यूरिफाई करने के बाद में वो और एनवायरमेंटल पोल्यूशन के साथ में भी वो रिएक्ट हो सकता है, एनवायरमेंट के फैक्टर के साथ में भी रिएक्ट हो सकता है, तो फिर से उसमें इम्प्यूरिटीज ऐड हो जाएंगी। तो इसीलिए हमें ध्यान में रखना है कि वो इम्प्यूरिटीज ऐड ना हो, तो वो भी चीज़ें सारी वहाँ पर डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है। तो ये था अपना पॉइंट फॉर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवर। अब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवर है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवर है, उसके लिए हमें कुछ जनरल मेथड्स पढ़ना है कि वहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवर कैसे हम करेंगे। लाइक फर्स्ट मेथड है आपकी सेपरेशन बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन। पहली मेथड किस पे है, सेपरेशन बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशन ये वर्ड आपने सुने हैं, ग्रेविटेशन मीन्स क्या हो रहा है कि जो टॉप से लेकर बॉटम तक जो भी चीजें वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी
ग्रेविटेशन से खींचना अपनी ओर, तो वहाँ पे ऐसा एक क्राइटेरिया बनेगा कि जहाँ पर जो हेवी पार्टिकल्स है वो अलग प्रोड्यूस होंगे, अलग निकल के आएंगे, और जो लाइट पार्टिकल्स है लाइक गैंग जो कि इम्प्यूरिटीज है वो अलग इसमें सेपरेट हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? हेवी पार्टिकल्स ऑफ ओर जो कि मेटल रहेगा वहाँ पर वो अलग सेपरेट होगा, और जो लाइट पार्टिकल्स है वो अलग सेपरेट होंगे। तो उसके लिए हमको अलग अलग मेथड वहाँ पर दी हुई है। जैसे कि पहली मेथड है विल्फ्ले टेबल मेथड। विल्फ्ले टेबल मेथड है पहली, थोड़ा सा उसकी जो पॉइंट है वो पॉइंट वाइज ही हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो डायग्राम वहाँ पर दी हुई है वो डायग्राम उतना अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, लेकिन आपको समझना है, इमेजिन करना है कि वहाँ पर उस तरीके से प्रोसेस होती है करके। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। जैसे कि आपने जो मिल वगैरह देखे होंगे जहाँ पर व्हीट वगैरह को अपन सेपरेट करते हैं, उसके ऊपर के जो रॉ फॉर्म में व्हीट होता है उसको सेपरेट करते हैं, तो ये हाइड्रोलिक प्रोसेस होती है। और दूसरी हमें पढ़ना है फिर उसमें मेथड ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। दूसरी कौन सी मेथड पढ़ना है? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। थर्ड मेथड है हमारी फ्लोटेशन मेथड। जो थर्ड मेथड है वो है फ्लोटेशन मेथड। एंड फिफ्थ वन इज लीचिंग। फिफ्थ वन कौन सी है? सॉरी, फोर्थ वन है हमारी लीचिंग की प्रोसेस। ओके, ऐसा है। मतलब पहले हमने पढ़े कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर में हमने उतना सारा पढ़ना है तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं उसको। इसका पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। तो चलो, आज के क्लास में स्टूडेंट हमने पढ़े कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर क्या होता है और एक बेसिक नॉलेज लिया अबाउट द मेटलर्जी। हम अगले क्लास में पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स विच इज यूज फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स। जनरल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ में पढ़ेंगे मैग्नेटिक मेथड, उसके बाद में हम पढ़ेंगे उसमें लीचिंग के बारे में, है ना। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। आई होप आपको सभी पूरा का पूरा समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लास्ट में जाते जाते सभी बच्चे अटेंडेंस लगा देंगे और आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।